Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज हम बात करने वाले हैं स्पेस वेपनाइजेशन की। जैसे कि मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि स्पेस में वेपनाइजेशन मतलब स्पेस में वॉरशिप की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं। हालांकि ये मिलिट्री स्पेस जो कहते हैं ना मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, उससे डिफरेंट कंसेप्ट है। हम वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की बात कर रहे हैं। अगेन शॉर्टी नोट सीरीज़ का कंसेप्ट है, एक ऐसे चैनल पे जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैकेज कोई भी सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं लेना पड़ता, लेकिन हाँ शर्त यह है कि पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ती है, राइट। इस कंसेप्ट के ऊपर अपन पढ़ते हैं। ये बहुत जिसको बोलते हैं कंटेक्चुअल टॉपिक भी है, इसको समझना भी ज़रूरी है, बहुत सारे लिहाज से समझना ज़रूरी है। कंटेक्चुअली भी है, अभी न्यूज़ में आया है, बात हुई है, चर्चा हुई है इसके ऊपर काफ़ी सारा। एक्चुअली चाइना का अगेन चाइना जो है इज़ दी कॉज ऑफ दी वरी, इज़ दी जिसको बोलते हैं ना, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अभी कोविड से हम उभर ही नहीं पा रहे हैं और ये नई नई चीज़ें जो हैं वो और आती जा रही हैं। हालांकि ये बहुत नया तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा जो है अभी बहुत ज़्यादा हुई है फ़िलहाल में। क्यों हुई है मैं आपको बता देती हूँ कि इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे चीफ हैं उन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन किया है, उन्होंने ये बात बोली है कि न्यूयर थ्रेट्स जो हैं वो बेसिकली रेस ऑफ वेपनाइजेशन से आएंगे, और वो वेपनाइजेशन जो होगा वो ज़मीनी तौर पे नहीं होगा, वो ज़मीनी उस पर नहीं होगा, राइट। जो अभी तक एक कन्वेंशनल वॉरफेयर है उससे हटकर स्पेस वेपनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और ये जो पूरी दुनिया है जिस तरफ जो जिसको कहते हैं ना होड़ लगी हुई है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, या बात करते हैं जिसमें द वॉर ऑफ द टाइटन्स या द वॉर ऑफ द जायंट्स जिसको बात करते हैं, सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड जो फोर्सेस हैं उनमें अगर ये वॉर छिड़ जाती है, अगर उनमें ये जंग हो जाती है तो वो वॉर जो है वो बहुत फेटल होगी। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये बातें क्यों आई, क्योंकि अभी बिल्कुल आपको मालूम है दैट वी आर एट द वर्ज, हम बिल्कुल अभी भी स्थिति जो है वो कंट्रोल में नहीं आई है, सामान्य नहीं हुई है। एक पॉइंट लग रहा था कि बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से जिसको आप कहते हैं कि स्टेप अप हो ही चुकी है, मतलब हम वर्ज पे आ गए थे थर्ड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। अभी भी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई हैं, अभी भी कुछ भी किसी भी तरफ पे पलना कहीं पे भी जा सकता है, चीज़ें कैसे भी हो सकती हैं, कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का कुछ भी अभी भी हो सकता है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर इज स्टिल, आपको मालूम है कि किस तरह का सिनेरियो अभी दुनिया में चल रहा है। चाइना के साथ हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह है, अमेरिका अपनी ही एक तूती बजाता है, वो भी हमें मालूम है, तो हमें मालूम है कि चीज़ें किस तरह की हैं। तो उसके बीच में आईएएफ चीफ का ऐसा बयान आना कि भाई वेपनाइजेशन जो है उसका दौर जो है वो बहुत अलग सा है, रेस टू वेपनाइजेशन जो है वो स्पेस डोमेन को करने की बात हो रही है, और डोमेन विच वाज हिदरटू कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ, जिसको हम आज तक बड़ा सेफ जोन मान के चलते थे, वो सेफ जोन जो है हमारा वो अभी कॉन्फ्लिक्ट में या वो अभी जिसको आप कहते हैं डेंजर टेरिटरी में एंटर कर रहा है। तो ये बात बहुत गंभीर है, और ये बात और भी गंभीर हो जाती है जब आपको ये पता है कि वो किसने बोली है, वो किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे ने नहीं बोली है, किसी ने ऐसी मुंह उठा के नहीं बोल दी है, किसी जिसको आप कहते हैं ना किसी बिल्कुल जिसको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो आदमी बोल दे तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग बोलते रहते हैं। ये बात आपकी जब आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ अगर इस बात को बोल रहे हैं तो इस बात की गंभीरता अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी वजह से आज हम ये बात करते हैं कि उन्होंने अगर ये बात बोली है तो किस बात का खतरा उन्होंने जताया है। सबसे बड़ी बात हम समझते हैं कि वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, जैसे मैंने कहा मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस से अलग बात होती है। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस में कन्वेंशनल आर्मी के जो वॉरफेयर होता है, जो मैन पावर होती है, वही एज अ आगे बढ़ती है और वो यूज़ करती है स्पेस को, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि पूरा जो स्पेस है वही बैटल ग्राउंड बन जाता है। जो वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं वो होता ही वो स्पेस पे होने लगता है, ठीक है। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो ऐसे वेपन्स का ईजाद करना या ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करना जो कि स्पेस में डिप्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, जो अर्थ से स्पेस पे शूट हो सकता है, स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए, या स्पेस से शूट हो सकता है अर्थ में किसी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। जैसे यहाँ से अगर हम चाहें तो हम सैटेलाइट कोई है, अगर किसी दुश्मन मुल्क की सैटेलाइट है तो उसको हम चाहें तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या वो सैटेलाइट चाहे तो हमें स्पेस से फोकस करके हमें टारगेट करके ख़त्म कर सकती है। तो दिस इज़ लाइक यू आर डिप्लॉइंग वेपन्स इन द स्पेस, राइट, एंड यू आर यूजिंग स्पेस एज अ बैटल ग्राउंड। तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि स्पेस तो खुला हुआ है ना। स्पेस आज तक आप समझते थे कि कम से कम स्पेस जो है वो ओपन एरिया है, सिक्योर्ड एरिया है,
है सबके लिए सेम है, राइट। आपको आज तक ज़मीनें तो हमने बांट ली थी, ज़मीनों पे तो हमने लकीरें खींच ली थी, आसमान सबका था कहा जाता है ना, तो आसमान भी आपने बांट लिया, बात उसकी हो रही है। इस वजह से ये बहुत खतरनाक है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक किसकी वजह से है? बिकॉज चाइना इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहा है, और चाइना इसमें बहुत, उसने जिसको आप बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह में भी उसने बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना आपके, बहुत बहुत कम टाइम में उसने बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की की है। तरक्की उनके लिए तो तरक्की है, बाकी दुनिया के लिए वो मुसीबत की जड़ हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसमें उसमें कदम रख दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं रेड फ्लैग पूरी दुनिया के लिए है, ठीक है। इट इंक्लूड प्लेसिंग वेपन्स इन आउटर स्पेस ऑन द हेवनली बॉडीज एज वेल एज क्रिएटिंग वेपन्स दैट विल ट्रांसिट आउटर स्पेस और सिंपली ट्रैवल फ्रॉम अर्थ टू अटैक और डिस्ट्रॉय टारगेट इन द स्पेस। जैसे मैंने कहा कि दोनों ही बातें हैं कि वो स्पेस पे है तो वो अर्थ पे टारगेट कर सकती है, अर्थ से है तो स्पेस पे टारगेट कर सकती है, किसी भी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं उसके एग्जाम्पल हम क्या बात कर लेते हैं, प्लेसिंग ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल सैटेलाइट विद द इंटेंशन ऑफ अटैकिंग एनिमी सैटेलाइट्स, यूजिंग ग्राउंड बेस्ड डायरेक्ट एक्सेंट मिसाइल्स टू अटैक स्पेस एसेट्स, जैमिंग सिग्नल्स सेंड फ्रॉम द एनिमी सैटेलाइट अटैक्स ऑन द अर्थ टारगेट, ठीक है। इसमें सबसे जो एक सबसे प्रिमिटिव, सबसे जिसको बोलते हैं शुरुआती स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि आप सिग्नल्स जैम कर दीजिए। सैटेलाइट्स आपको मालूम है क्या करती हैं, राइट। अगर आप दुश्मन, जैसे कोई मुल्क है आपका जिससे आपको दुश्मनी है या आपके जिससे आपके संबंध जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके आप जो सिग्नल्स हैं वो आप जैम कर सकते हैं, राइट। तो उससे बहुत ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशंस में, बहुत सारे नेटवर्किंग में, बहुत सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप ये कर सकते हैं, ये तो फिर भी हानिकारक नहीं है उतना, राइट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप डिप्लॉय कर सकते हैं सैटेलाइट्स को, आप अपनी ऑर्बिटल सैटेलाइट्स जो है स्पेस में भेज सकते हैं। वो क्या कर सकती हैं, वो जो दुश्मन की जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव मुल्क है उसकी जो सैटेलाइट्स हैं उसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं स्पेस में, ये उससे कॉम्बैट करने का भी पावर रखती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि भाई ग्राउंड बेस्ड डायरेक्ट एक्सेंट मिसाइल्स भी आप भेज सकते हैं सीधे से, जैसे मैंने कहा कि वो ज़मीन से आप आसमान में भेज सकते हैं, तो आप एक्सेंट मिसाइल्स भेज सकते हैं, जिसमें हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप स्पेस एसेट्स को, जो ऑलरेडी स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं इसके थ्रू। स्पेस जिसको हम कहते हैं कि जैमिंग जो है वो, जैसे मैंने कहा कि सेंसर जैमिंग है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट से आप दूसरी बात भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो रहा है। तो आपकी जो सैटेलाइट है उससे आप अर्थ पे कहीं पे भी कोई भी टारगेट फिक्स कर सकते हैं और आप उस पर भी आक्रमण कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने बॉन्ड की फिल्मों में बहुत देखी होंगी, है ना। वो कौन कौन सी मूवीज़ थी ना, अगर आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होंगी तो उसमें ये बहुत होता है कि वो अर्थ जो है सैटेलाइट जो है उसको हमने डिप्लॉय कर दिया है और वो उसने टारगेट लॉक कर दिया है और वो मिसाइल दागने वाला है, और इस तरह की बातें जो होती ना। एक अंडर सीज करके मूवी आई थी, अंडर सीज 2, बड़ी मस्त मूवी थी, वो ट्रेन में शॉट हुई थी पूरी, उसमें भी इसी तरह का था कि वो सैटेलाइट जो है वो उसको वो किस तरह से वो यूज़ में ले लेता है और वो टैप कर लेता है, उसके कोड जो है वो सील कर लेता है, और किस तरह से वो चाइना का एक पार्ट जो है यूएस में, वो चाइना का एक जो किसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड कोई आउटफिट रहता है उसके ऊपर वो दाग देता है। बहुत सारी मतलब इस तरह की मूवीज़ बहुत बनी हैं, पर ये मूवीज़ जो थी तब हमें लगता था कि फिक्शनलाइज मूवीज़ हैं ना, उनको साइंस फिक्शन बोला जाता था, साई-फाई बोला जाता था, राइट। अब ये हकीकत में हो गया है, अब ये ज़मीनी हकीकत सच्चाई हो गई है, राइट। तो अब ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है कि भाई ये सच में हो सकता है। अब वेपनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस से वो डिफरेंट है, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग स्पेस बेस्ड एसेट फॉर C4ISR, मतलब कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड डिसर्नेंस, है ना, इसकी बात हो रही है। क्या क्या आप काम कर सकते हैं। पर मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो आर्मीज की बात हो रही है कन्वेंशनल बैटल ग्राउंड पे और उस पे बैटल फील्ड में, जबकि बात हो रही है वेपनाइजेशन की जिसमें वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हो रहा है। लेकिन आउटर स्पेस में अगर आप बात करते हैं तो वो कैसे इमर्ज हो रहा है। आउटर स्पेस को आज की डेट में कैसे बोला जाता है, फोर्थ जिसको बोला जाता है फ्रंटियर बोला जाता है वॉर का, ठीक है। स्पेस को बोला जाता है आजकल फोर्थ फ्रंटियर ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ द डायनेमिज्म, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल कि वो किस तरह से उसको डेवलप कर सकते हैं, है ना। इस बेसिस पे आजकल फोर्थ जिसको आप फ्रंटियर बोलते हैं वॉर का, वो किसको बोला जाता है, स्पेस को बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आया ना। आर्मी जो स्पेस वेपनाइजेशन है और मिलिटराइजेशन ऑफ आर्मी है या मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस अलग कैसे हुआ, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई बार कहते हैं कि वो एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है।
अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस हैव बीन ऑन द इंक्रीज विद द एम ऑफ वन कंट्री अचीविंग मिलिट्री डोमिनेंस ओवर द अदर इन द आउटर स्पेस। ये पूरी लड़ाई, जैसे मैंने फिर से कहा कि जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं, आपको लगता होगा कि मैम ये वर्ड इतना यूज़ करती हैं, पर ये सच्चाई है ना कि आज की डेट में जितनी लड़ाई हो रही है ये सब वर्चस्व की लड़ाई है, सारी वर्चस्व की लड़ाई है ये, कि एक कंट्री जो है वो भाई उसके पास जो है जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है और वो चाहती है कि उसका पूरी दुनिया पे कब्जा हो या राज हो या डोमिनेंस हो। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंस की लड़ाई है ना, कि आप चाहते हैं कि आप सुपर पावर बन जाएं और बाकी सारे आपसे नीचे रहें या आपके अधीन रहें, ये जो फिक्स है, जिसको बोलते हैं ना, जिसको हिंदी में हमारी नानी दादी बोला करती थी 99 का फेर। 99 का फेर क्या होता है कि बस 100 हो जाए उसके बाद अपन रुक जाएंगे, फिर वो 100 हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार अब 101 हो जाए। तो वो जो 99 का फेर जिसको बोलते हैं ना, वो कभी पूरा नहीं होता, विशियस सर्कल है वो। इट इज ऑल्सो नोन एज अ विशियस पैरोकियल सर्कल बोला जाता है उसको। अगर आप उसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे तो वही वाली चीज़ है, दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव मिलिट्री डोमिनेंस ओवर दी अदर कंट्रीज एंड ओवर दी वर्ल्ड। मतलब आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आपका सिक्का बोले या आपकी तूती बोले। ठीक है, तो इसके लिए हो रहा है ये सब। अब जब इसमें बात करते हैं कि स्पेस वेपनाइजेशन टेक्स प्लेस, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई है इसकी। ठीक है, अब ये डिज़ायर एस्टैब्लिश मिलिट्री सुपरमेसी की बात हो गई है, तो मैंने बोल ही दिया कि भाई आप चाहते हैं कि आपके मिलिट्री सुपरमेसी जो है वो स्थापित हो जाए, पूरी दुनिया पे आपका राज हो जाए, ये आप चाहते हैं। उसके अलावा आप बात करते हैं लैक ऑफ फेथ इन द प्रेजेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब इसमें बात हो रही है कि जो ऑलरेडी जो मिसाइल सिस्टम है उसमें आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ फेथ है। तो उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि वो एडवांस मिसाइल है, उसमें भी जब ICBM की हम बात करते हैं, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो और एडवांस मिसाइल होते हैं जिनमें आर्म्ड न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए बोला जाता है इनको। ICBM बेसिकली क्या होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, जिनकी कम से कम जो रेंज होती है, जो फायरिंग रेंज होती है इसकी कम से कम 5000 किलोमीटर होती है। मतलब 5000 किलोमीटर आप ही समझ जाइए कि अगर आप करेंगे तो मतलब अगर अपने इंडिया से ऐसे आपने बॉर्डर पर जाके इसको शूट किया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो उस पर टारगेट पर आ जाएगा, या कोई भी आसपास की जो कंट्री है अगर आपने बॉर्डर से किया तो आपको मालूम है वहाँ तक आप कर सकते हैं, और 5000 मिनिमम है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स के को डिप्लॉय करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी के लिए। हालांकि टेक्निकली अगर बोला जाए तो आप कन्वेंशनल वेपन या केमिकल वेपन भी कर सकते हैं इससे, या अगर आप चाहते हैं तो आप बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक ICBM का यूसेज इनके लिए नहीं किया गया है। ठीक है, तो ICBM किसके लिए लोग मानते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए माना जाता है। सेकेंडली आप बात करते हैं प्रिजर्व ओन सैटेलाइट इन स्पेस अगेंस्ट द एंटी सैटेलाइट ASAT वेपन्स के लिए। ठीक है, तीसरी बात आ जाती है आपकी, थर्डली द डिप्लॉयमेंट ऑफ वेपन इन स्पेस वुड गिव सुप्रीमेसी टू द कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ वॉर ओवर द लैंड, सी एंड एयर। पता चला कि भाई किसी दो कंट्री के बीच में अगर आपने स्पेस भी कवर कर लिया है, स्पेस वेपनाइजेशन आपके पास है, तो ना सिर्फ आप लैंड पे, एयर पे या सी पे, हमारे पास तीन ही होता है ना, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, अभी तक जो हमारी कन्वेंशनल आर्मी है उसके तीन ही विंग्स होते हैं, उन तीनों के अलावा आप ऊपर से भी हमला कर सकते हैं। आप अगर स्पेस से टारगेट कर देंगे तो आप बताइए कि आप ज़मीन पे कितनी ही आर्मी आपस में कॉम्बैट कर ले, या नेवी आपकी कितनी भी आप डिप्लॉय कर लीजिए, या एयरफोर्स आप कितना भी कर लीजिए, इफ समथिंग इज टारगेटिंग यू फ्रॉम द स्पेस, अगर कोई चीज़ आपके ऊपर बिल्कुल आसमान से आके गिर रही है तो आप उसको कॉम्बैट करने का, उसका तोड़ आप क्या निकालेंगे, आपके पास कोई रास्ता, कोई जरिया उससे बचने का नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जिस कंट्री का स्पेस पे वेपनाइजेशन में उसका वर्चस्व आ जाता है, वो अपने आप में ही मिलिट्री सुपर पावर के तौर पे उभर जाएगा। और चाइना, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि चाइना इसमें बहुत बड़ा जो आप कहते हैं कि वो छलांग जो है वो लगा रहा है, और वो इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे और चाइना के जो रिश्ते हैं वो बहुत खिंचे हुए हैं, ये हमें मालूम है। तो इंडिया के लिए वो ख़ास तौर पे बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो किसी की सुनता नहीं है ना। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं, हमने इंडिया ने UN के साथ भी मिलकर कर लिया है कि भाई स्पेस वेपनाइजेशन हमको रोकना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हमने ट्रीटी साइन की, उन्होंने कोई ट्रीटी साइन नहीं की, उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका कोई वो नहीं है। अगर वो डोकलाम तक आ सकते हैं, अगर वो अरुणाचल प्रदेश को कह सकते हैं, अगर वो जिसको आपको मालूम है तिब्बत, हांगकांग, क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, अगर वो कर सकते हैं, तो उनके साथ आप ये जिसको बोलते हैं ना मोरालिटी की बात नहीं कर सकते कि भाई वो नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए में तो उनका विश्वास है नहीं, है ना। ये अपन करते हैं, हम हैं ये कि हम में बहुत पेशेंस है, हमारी बड़ी बेनोवलेंट इमेज है, हमारी बड़ी बेनाइन इमेज है, उनकी नहीं है, है ना। हमारी है कि हम हमेशा जो है वो हम डिफेंस में खेलते हैं, हम अटैक पे कभी नहीं जाते, वो अटैक पे ही खेलते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। इम्प्लीकेशन क्या होते हैं स्पेस वॉरशिप के, वेपनाइजेशन के? फियर ऑफ वॉर, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर एंस्यूइंग आर्म्स रेसेस होती है वेपनाइजेशन की आउटर स्पेस में, वुड क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, सस्पेशन जो है वो लूम होता रहेगा हमेशा। आपको लगेगा कि भैया स्पेस अगर वेपनाइजेशन में पहुंच गया है तो आप सोचिए कि उसका कितना कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, मतलब मोरल जो है वो डिफेंस फोर्सेस का वो तो वैसे ही नीचे आ जाएगा कि भैया अपन कितना ही कर लें, कुछ भी कर लें, ये अगर ये ऊपर से इन्होंने कुछ दाग दिया तो अपन क्या कर लेंगे, राइट? तो आपकी एक मॉरल जो है, आपका मोरल जो है आपकी पूरी डिफेंस का वैसे ही नीचे चला जाएगा। वो इस्तेमाल करें नहीं करें वो सेकेंडरी मामला है, लेकिन आप पहले ही बैकफुट पे रहेंगे, आप पहले ही थोड़ी कमज़ोर उस पर खेलेंगे, है ना, कमज़ोर टर्फ पे खेलेंगे। दूसरी बात है डेवलपमेंट जो है वो आप एग्रेसिव डेवलपमेंट हो सकता है बिटवीन नेशन विच में लीड टू वॉर। जब एक को लगे भाई कि हम जो है अपर हैंड पे हैं और दूसरा जो है बिल्कुल ही लोअर है, तो कोई बराबरी नहीं है, तो वो थोड़ा सा क्या है अपनी दबंगाई दिखाने की कोशिश करेगा, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा, तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, हम रिटेलिएट करेंगे तो वो एक वॉर की सिचुएशन बनेगी। वॉर की सिचुएशन बनेगी तो हमें मालूम है कि बैक फुट पे तो हम हैं, क्योंकि वो तो कुछ भी कर लेगा, स्पेस उसके हाथ में है। अगेंस्ट कमर्शियल एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट है। दूसरी बात हो रही है इट वुड पुट एट रिस्क द एंटायर रेंज ऑफ कमर्शियल सैटेलाइट एज वेल एज दोज इन्वॉल्व विद साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। अब स्पेस में तो सभी कुछ है, सैटेलाइट्स पे बहुत सारी चीज़ें, हमारा पूरा का पूरा आप कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो सैटेलाइट्स पे चलता है। हमारी जितनी हम चीज़ें आज की डेट में आप देखते हैं, अगर कोई चीज़ सैटेलाइट कहते हैं ना कि भाई कुछ सैटेलाइट में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से दिक्कत आते हैं बोलचाल में, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हमारे उसी पे बेस्ड है। मंगलयान जो हमने भेजा था वो भी आप कह सकते हैं ना। तो ये तो जितनी भी चीज़ें स्पेस में हैं वो सभी कुछ जो एक तरह से है वो सब कुछ डेंजर के उसमें रडार में आ जाएगा, है ना। उसमें आप एक्सप्लोरेशन भी बोल सकते हैं, उसमें आप नासा जो नासा जो डिप्लॉय करती है स्पेसशिप, उसमें दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ के जो है बाकी कंट्रीज के जो है सभी एक वल्नरेबल स्टेट में आ जाएंगे, राइट। सिर्फ कमर्शियल सैटेलाइट जो है वो भी आ जाएंगी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से दिक्कत में आ जाएंगी, क्योंकि रिस्क है ना कि कोई भी जो है वो स्पेस वेपनाइजेशन के द्वारा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और आप चाहें तो आप एक पूरे देश का जो कारोबार है, जो काम काज है, उसको ठप कर सकते हैं अगर आप उसको सिर्फ जैम भी कर देते हैं उस देश के सैटेलाइट्स को। ठीक है, तो आपको मालूम है कि आप कितना बड़े वल्नरेबिलिटी के क्षेत्र में आ गए हैं आप। दूसरी बात हो रही है मेजर प्रॉब्लम इज दैट द कंट्री दैट डिप्लॉयज अ मिलिट्री सैटेलाइट इज रिलक्टेंट टू डिस्क्लोज इट्स ऑर्बिटल स्लॉट एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी। जाहिर सी बात है यार कि अगर मैं मिलिट्री डिप्लॉय कर रही हूँ, अगर मैं स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री कोई सैटेलाइट डिप्लॉय कर रही हूँ, तो मैं आपसे उसकी मैं अपने पत्ते आपके सामने क्यों खोलूंगी, है ना। अगर कोई स्ट्रैटेजी है, अगर कोई हमारी मिलिट्री या डिफेंस या नेवी या कोई भी एयरफोर्स हमारी कोई स्ट्रैटेजी करता है तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब है ना टॉप क्लास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। सुना होगा ना वो रेड फाइल होती है जिस पर लिखा रहता है सीक्रेट, तो टॉप सीक्रेट बिल्कुल वैसी इन्फॉर्मेशन होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर वेपनाइजेशन की या मिलिट्री वेपनाइजेशन की या स्पेस वेपनाइजेशन की बात हो रही है तो वो भी आपसे, अगर किसी कंट्री ने जान के ये चीज़ की है तो भैया वो आपसे अपना ऑर्बिटल स्लॉट या अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी या अपनी डिटेल्स क्यों शेयर करेगा? नहीं करेगा। पीसफुल साइंटिफिक एंड कमर्शियल ऑपरेशन में स्पेस रिलाई ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसीज, तो ये चीज़ तो खत्म ही हो गई, ये चीज़ खत्म हो गई। ऑर्बिटल पाथ आपको नहीं पता उसका कि किस ऑर्बिट में किस ऑर्बिटल पाथ को फॉलो कर रहा है, आपको ये नहीं पता, रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं पता। आप जब बात कर रहे हैं मतलब बेसिकली अब क्या होता है कि इस इंफॉर्मेशन को, तो ये जो स्पेस में आप लोकेट तो नहीं कर सकते, है ना। इतना बड़ा स्पेस है कि अगर आप उसमें जाएंगे आपको मालूम है ना कि आउटर स्पेस अभी भी पूरी तरह से ढूंढना नहीं जा सका है। मतलब अभी तो आपको मालूम है कि ये तो ऑब्जर्वेंट है, इसके आगे और है ढूंढने को, ये भी मालूम है आपको। तो भैया उस पर आप जाके नेविगेट तो नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है, कोई आपके पास कोई नेविगेशन चैनल नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कुड बी यूज बाय एन एडवर्सरी, ये दिक्कत है। ठीक है, अब स्पेस डेब्री जो कि हमने बात की स्पेस जंक की। स्पेस जंक क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्री जो है रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड ऑर्बिटल स्लॉट्स आर सम ऑफ द अलार्मिंग इश्यूज दैट वुड गेट फर्दर मॉडल शुड स्पेस वेपनाइजेशन बी रिस्टोर्ड इन द रियल सेंस। स्टेट डेब्री या हम बात करते हैं स्पेस डेब्री, आपको मालूम है कि स्पेस जंक, जैसे अभी हमने इसके ऊपर एक और पूरा जो है पूरा का पूरा फिर से अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, हमने शॉर्टी नोट सीरीज़ किया है जिसमें हमने अभी बात की है कि एक क्रेटर बन गया है मून पे। ठीक है, जो 65 फीट का क्रेटर बन गया है मून पे जो कि स्पेस जंक की वजह से बना है। तो अगर इसी तरह की चीज़ें चलती रहीं, स्पेस को अगर आप कॉलोनाइज करते रहे इसी तरह से, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये और ज़्यादा बढ़कर निकल कर बाहर आएंगी और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अब ड्यू टू वेरी हाई स्पीड इन लो ऑर्बिट अबाउट 10 किलोमीटर सेकेंड, पार्टिकल लेस देन 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर डायमीटर कैन डैमेज सैटेलाइट इन स्पेसक्राफ्ट। अब आपको मालूम है, इसको आपको ये समझना होगा, जब ये इसलिए लिखा है मैंने ताकि आप ये समझें कि कितनी छोटी सी चीज़ कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है जब हम स्पेस की बात करते हैं। इतनी हाई स्पीड रहती है इतने लो ऑर्बिट पे कि आप समझ सकते हैं अबाउट 10 किलोमीटर सेकेंड, पार्टिकल लेस देन 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, इतना सा भी अगर मिलीमीटर से भी छोटा है, 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर का भी अगर पार्टिकल है तो वो भी आपकी सैटेलाइट को और स्पेसक्राफ्ट को डैमेज कर सकता है। इतनी ज़्यादा मतलब सेंसिटिविटी का एरिया, सेंसिटिव एरिया या वॉलेटाइल एरिया वो माना जाता है, ठीक है। व्हेन डेब्री इन लियो रिटर्न्स टू द अर्थ, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, आप अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, जब उसमें वापस आता है तो इट पोजेज अ लीगल डेंजर टू पीपल एंड द प्रॉपर्टी, और इसी में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा होता है और हुआ भी है, जैसे आपने कोलंबिया शटल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत डिफरेंट है। मोनोपोली ऑफ द ऑर्बिट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कंट्रीज पर्टिकुलरली डेवलपमेंट वन लाइक द यूनाइटेड डेवलप्ड ones like the United States may reserve the orbital slot or may use it for several years, thus monopolizing and diminishing number of orbital slots. These actions have rightly become a source of international tension. इसके कारण क्या होगा कि भैया जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, चाहे आप रशिया की बात कर लेते हैं, यूएस की बात कर लेते हैं, और भी जो कंट्रीज हैं, आप चाइना की भी बात कर लेते हैं, उसके पास भी काफ़ी पैसा है, वो क्या कर लेंगे, अपने ऑर्बिटल स्लॉट जो है, पता चला आपने कहा कि हमें तो बुकिंग चाहिए भाई, हमको अपना ऑर्बिटल स्लॉट जो है वो बुक करना है। अगर ऐसी चीज़ें हुई तो भैया जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो देश बचे, उनके पास ऑर्बिटल स्लॉट्स जो है वो कम हो जाएंगे। मतलब ज़मीनों पर तो आपने लकीरें खींची दी, स्पेस को भी नहीं छोड़ रहे आप, ठीक है। तो ये जो है इंटरनेशनल वरी और इंटरनेशनल टेंशन का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा झगड़ा यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है मालूम है, यूएस में और चाइना में, एज एक्सपेक्टेड। अब इंडिया कहाँ है, खड़ा होता है इस स्पेस वॉर में या स्पेस पावर की लड़ाई में। हमारी बात अगर हम करते हैं, सबसे पहली बात, एक तो हम बहुत ही न्यूट्रल हैं, हमारा ये कहना है भैया स्पेस को वेपनाइजेशन का जोन नहीं होना चाहिए। हमने यूनाइटेड नेशंस की वो ट्रीटी भी साइन कर ली है, ठीक है। अब बात होती है एज अ फर्स्ट स्टेप, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ रिसर्च सेंटर, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर रामनाथन, 1962 में हमने बात की थी। उनने लेटर स्पेस जो है वो इसरो के ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। इसरो तो हम जानते ही हैं ना, हमारा बहुत ही प्रेस्टीजियस हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल नासा जैसे वहाँ पे यूएस में है वैसे हमारा इसरो है, और उसकी बड़ी तारीफ भी की गई है। उसके बहुत सारे मिशन, जैसे मिशन मंगल की मैंने बात की, उसके लिए नासा ने बाकायदा टैग करके इसरो की तारीफ की कि भाई आप लोगों ने जो किया दैट वाज अ कमेंडेबल वर्क एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द कोलैबोरेशन इन द फ्यूचर, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जब हम बात करते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी की, अगर हम बात करते हैं 2019 में हुई, जो कि एक्सपेक्टेड है क्या का फोर रनर फॉर द फुल फ्लैश्ड एरोस्पेस कमांड के लिए, जो कि स्पेसिफिकली एरोस्पेस कमांड के लिए हमारे यहाँ स्थापित की गई है, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो स्टैब्लिशिंग अ डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DSRO, है ना। DRDO से कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, ठीक है। DRDO अलग चीज़ है वो अलग ही चीज़ है। हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज़ मेंट टू अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द कैपेबिलिटी मिक्स दैट इज रिक्वायर्ड एज पर स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट बाय द DSA। अब इसमें एक और चीज़ ये आ जाती है कि जब हम अपनी बात करते हैं तो हम पीसफुल बात कर रहे हैं, हम कमर्शियल सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, हम स्पेस वेपनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता, वो हमारे मूल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ऐसा हमने स्टेट किया है, बिकॉज वी आर अ पीसफुल स्टेट, हम पीसफुल कंट्री हैं, हम अटैक पॉलिसी पे बिलीव नहीं करते। इस वजह से हमने कहा है कि स्पेस जो है वो न्यूट्रल स्पेस की तरह रहना चाहिए। एंटी सैटेलाइट जो ASAT मिसाइल बोलते हैं, ASAT मिसाइल टेस्ट जो है मिशन शक्ति को, इंडिया इज नाउ 4th कंट्री, चौथी कंट्री है दुनिया में, ठीक है, टू कंडक्ट एन ASAT मिसाइल टेस्ट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे पास पावर नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए हम बैकफुट पे हैं, ऐसा नहीं है। हम 4th मतलब स्पेस के मामले में भी अगर आप बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन की भी अगर बात करते हैं, तो हम बहुत आगे हैं, बहुत लीडिंग हैं, बहुत हमारी नंबरिंग आती है। हमने ASAT की भी अगर हम बात करते हैं तो रशिया, चाइना, अमेरिका के बाद हमारा नंबर आता है, लेकिन उसके बावजूद वी चूज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेस वेपनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। The test entailed launching a ballistic missile into outer space to destroy an Indian satellite located around 300 kilometers above the Earth's surface in low Earth orbit area, ठीक है।
ये क्लियर हुआ आपको कि मतलब इसमें क्या किया था हमने, ISAT के थ्रू हमने कैसे किया था, हमने अपनी सैटेलाइट जो थी, जो कितनी दूर थी, 300 किलोमीटर दूर थी अबव द अर्थ सर्फेस इन लो अर्थ ऑर्बिट एरिया, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अब यूनाइटेड नेशंस की अगर आप बात करते हैं, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप बात करते हैं, उसमें डेवलपिंग स्पेस वेपनाइजेशन में तो डिक्लेयर प्रोजेक्ट यहाँ है उसके। पहली बात तो ये हो रही है कि भैया उसमें स्पेस बेस्ड लेजर्स की बात होती है, SPLs कहते हैं उसको। दीज वुड ऑपरेट इन लियो, अगेन लो अर्थ ऑर्बिट एरियाज को बोलते हैं जिसको, एंड डिस्ट्रॉय होलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल। हॉस्टाइल मतलब जो कि आक्रामक है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल को यूजिंग देयर बूस्ट। अब हम बात करते हैं बेसिकली स्पेस बेस्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स की, जिसमें हम बात करते हैं एंटी सैटेलाइट की ASAT वेपन्स, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं हाई पावर लेसर्स की, माइक्रो सैटेलाइट्स की, काइनेटिक एनर्जी की, एंटी सैटेलाइट्स की जिनको की सैट भी बोला जाता है, की एसैट भी बोला जाता है, नियर फील्ड आयर एक्सपेरिमेंट्स की, एट्सेट्रा। अब ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है इसको प्रिवेंट करने के लिए? आउटर स्पेस ट्रीटी जो थी बेसिकली वो बनी थी, जिसमें हमने बात की थी, इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस 1967 में। मैंने जैसे कहा कि इसी तरह की एक ट्रीटी जो है उसमें हम साइन कर चुके हैं, हम अपनी सहमति दे चुके हैं, बट नॉट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑन द सेम पेज। वो एम्फोसाइज क्या करती है? एम्फोसाइज करती है फैक्ट टू एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस का शुड बी बेनिफिशियल टू ऑल मैनकाइंड इन नेशन एंड इट शुड बी पीसफुल फॉर एवरी पर्पस। लाइक अगर आपकी कोई स्पेस है, जैसे मैंने कहा कि ज़मीनें तो हमने बांट ली, आसमान हम नहीं बांटते, स्पेस कम से कम वो सबके लिए न्यूट्रल रहने देते हैं, सबके लिए पीसफुल रहने देते हैं। वो जो स्पेस है उसको कोई किसी तरह के नेगेटिव चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इट शुड बी फ्री टू एक्सेस फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरी पर्सन, एवरी कंट्री इन द न्यूट्रल वे एंड इन द पीसफुल मैनर, राइट। उसकी बात हुई थी कि भाई उसको पीसफुली आपको यूज़ करना है, उसमें आप किसी भी तरह का वॉरफेयर जोन उसको आप नहीं बना सकते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये ट्रीटी हमने तो साइन कर ली है, बाकी लोगों ने नहीं की है। आगे का वे फॉरवर्ड क्या है वो हम जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो लीगल फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है ना। एक ट्रीटी हमने बना दी जो कि हमने बनाई 1960s में। अगेन उसके बाद और अब में दुनिया में बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत चीज़ें आ गई हैं, बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं, बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा, रिकन्सेप्चुलाइज करना पड़ेगा और आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी एग्जिस्टिंग जो आपकी स्पेस लॉज हैं, उनको आपको डेवलप करना पड़ेगा नया। उसके लिए आपको मसौदा तैयार करना पड़ेगा। लीगल फ्रेमवर्क आपको आज के ज़माने, आज के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। आपको उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशनशिप्स को और जो आपस में जो नेगोशिएशंस हैं, जो बायलैटरल टाइज हैं, जो स्ट्रेंजमेंट्स हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए आपको एक नया लीगल जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा। इसकी बात हो रही है जिसमें आपको वेपनाइजेशन को आप रोक सकें, स्पेस वेपनाइजेशन को, और उसका पीसफुल यूसेज जो है वो आप इंश्योर कर सकें, पहली चीज़। दूसरी बात हो रही है कि भैया इसमें सीधी सी बात है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए स्पेस सिचुएशन को लेके। मतलब क्या? इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन स्पेस, कि भैया ऑलरेडी कौन कौन सी कंट्री के कौन सी क्या सैटेलाइट्स, कौन सी चीज़ें कौन से ऑर्बिटल जोन में हैं, कौन सी ऑर्बिट्स में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। उनका पर्पस क्या है, क्यों है, कमर्शियल सैटेलाइट्स भी हैं तो वो क्यों हैं, या अगर आप बात करते हैं साइंटिफिक हैं तो भी क्यों हैं, उनका क्या पर्पस है, क्या एक्सप्लोरेशन है, क्या उसके एजेंडाज हैं, क्या क्या चीज़ वो वर्क करने के लिए है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और कब तक वो स्पेस में है, ये ड्यूरेशन वगैरह भी सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। और सबमिट करना होगा आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच कैन देन ऑर्गेनाइज द डेटा एंड प्रोवाइड ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी जो कि एक्सेसिबल होगी टू ऑल द कंट्रीज। क्योंकि स्पेस जब आप बात करते हैं न्यूट्रल स्पेस रखने की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई भी गतिविधि हो रही है, किसी भी कंट्री के द्वारा हो रही है, तो आपको एक नेचुरल, या आपको कहना होगा कि आपको उसको एक नेचुरल फ्री हैंड या ओपन एक्सेस प्लेस रखनी होगी फॉर एवरीबडी टू नो, राइट। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सबके साथ शेयर करनी होगी, उसमें आप क्लासिफाइड नहीं रख सकते, वो आपको क्लॉज हटाना पड़ेगा या कम से कम अमेंड करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसमें बात हो रही है लेजिटिमेट एक्सेस फॉर ऑल स्टेट टू आउटर स्पेस एंड द प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग। जैसा मैंने कहा कि भाई जब स्पेस आपने सबके लिए रखी है तो सारी कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, जो भी उनका स्टेटस हो, उसके अलावा सबको ये अधिकार होना चाहिए कि वो आउटर स्पेस को यूज़ कर सके अपनी ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और अपने आउटर स्पेस में जाके वो जो भी परीक्षण करना चाहते हैं, जिस भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो इक्वल लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए, राइट। आपको इक्वालिटी जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और उसको आपको प्रमोट करना होगा,
ठीक है। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने कहा कि उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, ओपन एक्सेस रखना होगा, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आप नहीं रख सकते, आपको ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो सारे कंट्रीज को मिलकर करनी पड़ेगी, सबको एक साथ सहयोग की ज़रूरत है, सबको एक पेज पर होने की ज़रूरत है, एक समन्वय जो है आपको बिठा के चलना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा आपको स्पेस सिक्योरिटी बाय कंप्लीमेंटिंग एंड नेगोशिएटिंग इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑन आउटर स्पेस आर्म कंट्रोल। आपको आर्म कंट्रोल जो प्रॉपर जो शब्द है, जो शब्दावली है ना, आर्म कंट्रोल या स्पेस वेपनाइजेशन, उसको रोकने के लिए आपको ट्रीटीज जो है वो गठित करनी पड़ेंगी, संगठन गठित करने पड़ेंगे और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस रफ्तार से चाइना चल रहा है वो पूरी तरह से इस पे वर्चस्व या मोनोपोली बना सकता है और उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका खड़ा होगा, अमेरिका को काउंटर करने के लिए रशिया खड़ा होगा। अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो ये, जैसे उन्होंने कहा कि फोर्थ जिसको आप कहते हैं फ्रंटियर और वॉर जोन बन जाएगा। इसमें कोई बहुत, दिस इज़ नॉट अ वेरी फार ऑफ थिंग नाउ, मतलब जो चीज़ें हम फिक्शन में पढ़ते थे, देखते थे, वो बिल्कुल हकीकत हो सकती है। आई होप ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपको हमारा डेटा, आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसे एसेस करना है, आपको मालूम है कैसे करना है। आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है, सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर में है। आपको ओलंपियाड पे जाना है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, स्पोकन इंग्लिश है, NTSC ओलंपियाड, ओलंपियाड पे क्लिक करोगे हमारे जितने भी ओलंपियाड में हम सब्जेक्ट ऑफर करते हैं वो आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड GK, राइट। GK ओलंपियाड पे जाओगे, वॉच नाउ क्लिक किया, इस तरह से पेज आएगा, समरी आएगी, आपको स्क्रॉल करते जाना है इसको, आपको जो भी आपको पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा। सीक्वेंस ऑर्डर में होगा, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट आपको शॉर्टी नोट सीरीज़ पे जाना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, मतलब ये आज के लिए बात कर रही हूँ मैं, इसमें टॉपिक सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें मोर वीडियोस के भी ऑप्शन आएंगे, और देखना चाहते हो और भी देख सकते हो। लेक्चर्स मैंने कहा वो स्पेस जंक पे भी हमने बात की थी, अगर उसके ऊपर देखना चाहते हो स्पेस डेब्री, स्पेस जंक, तो उसके ऊपर भी देख सकते हो, उसके ऊपर भी हमने शॉर्टी नोट सीरीज़ बनाई हुई है। तो यू कैन एक्सप्लोर द मटीरियल एज यू वॉन्ट। कैसे, कब आता है, कब फीचर होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल पे हमारे वीडियोस आते हैं, ये आपको मालूम है ना। शाम के 7 बजे आता है हमारा IGKO का, और उसमें भी आपको जब YouTube पे बात करती हूँ मैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे चैनल पे चलता है उसी तरह आपको YouTube पे भी जो हमारा चैनल है आपको प्लेलिस्ट वगैरह जो है बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेगी, ठीक है। फेसबुक पे, इंस्टा पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ होगा। कोई कन्फ्यूजन कहीं हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे कि उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तब तक पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मुश्किल था। हमने स्पेस की बात ज़रूर की है लेकिन रॉकेट साइंस ही बिल्कुल नहीं था, है ना। ईजी सा कंसेप्ट था, हम समझ गए हैं कि क्या मतलब है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। स्पेस वेपनाइजेशन और मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। अगर लोग एक दूसरे की जगह आपको लगता है कि इंटरचेंज करते हैं तो आप ये उनसे बोल सकते हैं कि देखिए दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और आपको इस बारे में पूरी नॉलेज है। अब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, तो मुझे आपसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि अब आप अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत इन्जॉय कीजिए, बहुत 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 बढ़िया तरीके से रहिए, एंड बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे वेल। थैंक यू सो मच।